आदाब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर जोग्राफिक्स से आप देख रहे हैं लियाकत अली को। मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ एक वीडियो के बारे में, एक कोविड फैसिलिटी सेंटर के बारे में एक्चुअली, जो जिसका नाम DRDO कोविड फैसिलिटी सेंटर है जो खनमू में है। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो मैंने बनाया है नाज़रीन के लिए, लोगों के लिए। और ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ा और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्यों मैं DRDO कोविड जो फैसिलिटी सेंटर है उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में या वहाँ के स्टाफ के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है। तो मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, आपके काम ज़रूर आएगा। क्योंकि एक मेरी अपनी कहानी है, एक आंखों देखी, एक आप बीती है जो हमारे साथ गुजरी है, उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। खुदा ना करे कि खुदा ना खास्ता आपका कोई घर में कोई पेशेंट हो या आपके आसपास रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कोई कोविड पॉजिटिव हो गया हो और फिर आप किसी हॉस्पिटल में हो और आप ये सोच रहे हो कि इनको कहाँ लेके जाएं। और इस वजह से जो है मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हुई और जो हमने फेस किया, और मैं नहीं चाहता कि कोई और जो है, कोई और इंसान है, कोई और पेशेंट वैसी चीज़ें फेस करे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में एक पेशेंट था, मेरी बुआ थी जो कि बीमार थी, बहुत बीमार थी। और बीमारी के चक्कर में हम उनको लेके गए थे सिटी हॉस्पिटल जो डलगेट में है। सिटी हॉस्पिटल डलगेट में उनको एडमिट किया गया। और चूँकि ऑक्सीजन की कमी थी और उनको ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे बिठाया, उनको ऑक्सीजन सप्लाई उन्होंने दी। और रैपिड टेस्ट किया, नेगेटिव आया। RT-PCR किया, नेगेटिव आया। एंड देन उन्होंने उसके बाद CT स्कैन भी किया उनका। तो CT स्कैन की रिपोर्ट जब 2 दिन के बाद आई, और पहली बार मुझे भी ये पता चला कि CT स्कैन से भी पता लगता है कि बंदा कोविड पॉजिटिव है। तो डॉक्टर्स ने बोला कि शी इज़ कोविड पॉजिटिव, शी इज़ पॉजिटिव। तो CT स्कैन से रिपोर्ट आई है कि ये पॉजिटिव है। तो दे स्टार्ट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट्स स्टार्ट की उन्होंने, तो 10-12 दिन वो वहाँ रही। तो पहले जो है जब तक उनकी ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक हो गई, हार्ट रेट भी पहले जब हमने वहाँ पे लाया था उनको तो 110-115 के करीब था। देन धीरे धीरे जो है वो स्टेबल हो गई और हार्ट रेट भी ठीक हो गया और ऑक्सीजन लेवल भी 90 के ऊपर ही होने लगा। 12-13 दिन तक वो वहाँ पे एडमिट रही और 13 दिन के बाद उनको जो है उन्होंने डिस्चार्ज किया। और दे रिकमेंडेड कि आप घर में भी इसको ऑक्सीजन कुछ टाइम तक लगा के रखिएगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पर डे, सो दैट कि अच्छे से रिकवर हो पाए। सो जो उन्होंने कहा हमने वो किया। एंड करीब 12 से 13-14 दिन तक जो बुआ थी वो घर में रही, ठीक ठाक थी। बट सडनली एक दिन उनको, उसके बीच में 2-3 बार चेकअप के लिए भी गई हैं। डॉक्टर सेड शी इज़ ओके, शी इज़ वेल। बट कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद ही व्हाट हैपन, अचानक से वो बहुत ज़्यादा बीमार फिर से हो गई। तो सांसें फूलने लगी, मतलब हम बहुत डर गए। तो देन हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई। हमने उनको नियर बाई जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं हमने वहाँ पे लिया। दे रेफर हर टू दी SMHS। तो फिर हम उनको SMHS लेके आ गए। SMHS में जो है रात भर उनको रखा गया, ऑक्सीजन सप्लाई उनको दी। तो रात भर रही वो, सिंस आई वॉज नॉट देयर ऑन दैट पर्टिकुलर नाइट एट दैट नाइट। तो अगले दिन जब मैं सुबह वहाँ पे गया, करीब दोपहर में करीब मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जो था, जो डॉक्टर्स वगैरह थे वो उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। तो ऑक्सीजन सप्लाई उनको दी गई हुई थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। एंड कंसनट्रेटर में प्रॉब्लम ये था कि उसमें थोड़ा सा लीक हो रहा था, SMHS में वो जो ऑक्सीजन है वो लीक हो रहा था। तो मैंने 2-3 बार बोला इनको कि इसमें से ऑक्सीजन लीक हो रहा है। तो कोई बंदा आया, देन उन्होंने उस पर कुछ पॉलीथीन लगा दिया उसमें, और फिर उनको फिर से दोबारा उसको कसा, बंद किया। तो बट स्टिल ऑक्सीजन वॉज लीकिंग फ्रॉम देयर। एनीवेज, तो अब हम करीब शाम का टाइम था, शायद 11 बजे थे रात को, करीब 11 बजे थे। बट बुआ की हार्ट रेट मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा है। तो ऑक्सीमीटर से हमने चेक किया तो ऑक्सीजन जो सैचुरेशन दिखा रहा था वो करीब 60 to 65-70 हो रहा था, कभी 65, कभी 60, इवन तो 55 भी हो गया था। और हार्ट रेट दिखा रहा था 145। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि मतलब मैंने कहा हार्ट रेट इतना ज़्यादा है
और ऊपर से ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, इन दो दैट इज़ नॉट स्टेबल। वो 90 तो है नहीं, 60-70 ऐसे हो रही थी। सो मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डर सा लगा था। आई वेंट टू द डॉक्टर और मैंने डॉक्टर से बात की। मैंने डॉक्टर से बोला सर ऐसी बात है, तो जो मेरी बुआ है वो बहुत ज़्यादा, उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, वो हाँफ से रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बहुत कम है। तो ही सेड, डॉक्टर ने कहा कौन सा पेशेंट है, तो मैंने कहा बेड नंबर 1 जो पेशेंट है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर आप इनको क्यों नहीं वेंटिलेटर पे बिठाते हो, बिकॉज ऐसे तो सेचुरेशन होगी नहीं ठीक, क्योंकि एक ऑक्सीजन है वो भी लीक है, उसका जो ऑक्सीजन लीक हो रहा है, ऊपर से मतलब हार्ट रेट इतना ज़्यादा है। तो वो मुझे डॉक्टर कह रहे हैं वहाँ से कि हर लंग्स आर 60% डैमेज्ड, जो इनके लंग्स है वो 60% डैमेज्ड है। तो अगर इनको वेंटिलेटर पे बिठाएंगे तो हर लंग्स विल बर्स्ट, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कहा कि वेंटिलेटर को तो उस पर बिठाते हैं जिसका जो लंग्स होते हैं वो फंक्शनल, अच्छे ठीक से फंक्शनल हो, और अगर उनको इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीट करने के लिए हम वेंटिलेटर दे सकते थे। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मुझे तो लगा तो फिर तो ये कहानी ख़त्म है। मतलब अगर लंग्स 60% डैमेज्ड है तो दैट मीन्स मतलब फिर तो ये फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं, मतलब यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट तो होगा नहीं। ठीक है, इन्होंने ऑक्सीजन लगा के रखा है, कुछ इन्फेक्शन के इंजेक्शंस वगैरह रखे हुए हैं, बट ये एक फॉर्मेलिटी है। मुझे ऐसा सोचने पे मैं मजबूर हो गया। जैसे तो मैंने एक स्टूल लिया, मैं एक स्टूल पे बैठा, मैं एक नज़र बुआ की तरफ देख रहा हूँ, एक नज़र यहाँ वहाँ दाएं बाएं देख रहा हूँ। स्टूल पे बैठकर मैं सोच रहा था कि मतलब हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मतलब इनके मरने का वेट कर रहे हैं फिर तो हम। अचानक से अराउंड 11:30 बजे हुए थे, 11:30 के करीब टाइम था, और मेरे फ़ोन पे एक कॉल आया। ये कॉल दिल्ली से था। मेरी एक दिल्ली में एक फ्रेंड है, शी इज़ इन एम्स, वो वहाँ पे न्यूरोलॉजी में हेड नर्स है एक्चुअली। तो मेरी जो है उनके साथ फैमिली रिलेशंस है हमारी। तो उन्होंने फ़ोन था, शी एक्चुअली कॉल मी टू विश हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 31 दिसंबर की रात थी, अगले दिन जनवरी 1 था। तो वो मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने कॉल उठाया, सर आई वॉज साउंडिंग लिटिल लो, तो मैंने धीरे से बात कर रहा था। मैंने हेलो बोला, उन्होंने कहा हाय हाउ आर यू, हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं ड्यूटी से अभी आई, सो आई एम गोइंग टू स्लीप, शायद मैं 12 बजे तक ना जग पाऊँ, तो मैंने सोचा कि आपको विश कर लूँ। तो मैंने कहा ओके हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू एज फॉर्मेलिटी। तो उन्होंने कहा वे आर यू साउंडिंग, यू साउंड लिटिल लो। तो मैंने कहा हाँ एक्चुअली बुआ बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। तो उन्होंने कहा क्या बात है। मैंने कहा एक्चुअली सांस मतलब ऑक्सीजन जो है सेचुरेशन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन काफ़ी कम है, स्टेबल नहीं हो पा रही है, एंड इनके हार्ट रेट भी करीब 145 है अभी इस टाइम पे। तो शी सेड ओह ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो ज़रा आप मुझे वीडियो कॉल करके दिखाओ बुआ को। तो मैंने वीडियो कॉल की, मैंने बुआ को दिखाया, तो उन्होंने देखा कि बुआ का जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन ऐसे हो रहा था, मतलब शी वॉज लाइक थ्रम्बलिंग काइंड ऑफ अ थिंग। सो उन्होंने बोला कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपने इनको वेंटिलेटर पे क्यों नहीं बिठाया। मैंने कहा मैंने डॉक्टर से बात की थी वेंटिलेटर के लिए, पर डॉक्टर ये कह रहा है कि इनके लंग्स जो है करीब 60% डैमेज्ड हैं, और अगर हमने इनको वेंटिलेटर पे बिठाया तो ये वहाँ से उठ ही नहीं पाएंगे, इनके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने ऐसा बोला। लाइक वो ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो वेंटिलेटर का काम ही ये है कि वो लंग्स का फंक्शन करते हैं, वो लंग्स की फंक्शनैलिटी में यूज़ होते हैं। वेंटिलेटर का काम यही है, तो लंग्स कैसे बर्स्ट हो जाएंगे। तो आप एक काम करो, मेरे डॉक्टर से बात करवाओ। ये उन्होंने कहा कि आप मेरे डॉक्टर से बात कराओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर के जो डॉक्टर रूम था जो वहाँ पे मैं गया। मैंने डॉक्टर से कहा सर प्लीज़ आप एक मिनट बात करेंगे। उन्होंने कहा कौन है। मैंने कहा सर मेरे एक फ्रेंड है, तो एम्स से है दिल्ली से। तो उन्होंने बात करी। सो दे वर टॉकिंग फॉर अराउंड 6-7 मिनट्स, फ़ोन पे बात हो रही थी। तो मैंने एक ही बात सुनी कि समथिंग लाइक प्रोटोकॉल। तो ये डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि शायद एम्स का प्रोटोकॉल होगा, हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला। देन फाइनली दे डिस्कनेक्टेड द कॉल एंड डॉक्टर कॉल मी अप। ही सेड कि ये लीजिए आप अपना फ़ोन, ये सिफारिशें यहाँ पे नहीं चलती हैं। ही टॉक लाइक दैट। मैंने कहा सर सॉरी, एक्चुअली मैंने तो सिर्फ ये जानकारी लेने के लिए फ़ोन आपसे बात करवाई, बिकॉज यू आर बोथ फ्रॉम द मेडिकल फील्ड। मुझे नहीं समझ आ रही थी चीज़ें, तो मुझे लगा कि आप इनको बताएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और वो मुझे समझाएंगी अपनी लैंग्वेज में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो सो दैट कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और हम देखें कि क्या करना है। तो ही सेड ओके फाइन, आप अपनी फाइल लेके आ जाओ, मैं उसमें आपको लिख देता हूँ, वेंटिलेटर लिख देता हूँ। मैंने कहा सर नहीं, आप इनके सिफारिश पे नहीं, आपको अगर खुद लगता है कि वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है तो ही आप मुझे
जो है लिख के दे दीजिए, अदरवाइज नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आप लाओ फाइल में। मैंने कहा सर मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इनकी सिफारिश पे नहीं है, इनके कहने पे नहीं, आपको खुद लगता है अगर वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है तो ही सर मैं फाइल लेके आ जाऊँगा, तो ही आप उस पर लिख दीजिएगा। तो इन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप लाओ, मैं वेंटिलेटर लिख देता हूँ, मगर यहाँ पे वेंटिलेटर है ही नहीं। मतलब ये डॉक्टर का कहना था कि आप फाइल लेके आ जाओ, मैं वेंटिलेटर लिख देता हूँ, बट हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल है ही नहीं। मैंने कहा तो सर फिर वेंटिलेटर लिखने का क्या फ़ायदा, अगर वेंटिलेटर है ही नहीं है आपके पास तो फिर आप लिख कर क्या करोगे। उन्होंने कहा कि आप लेके आ जाओ, वो अगर उनके पास वेंटिलेटर नहीं होगा वो आपको बाईपैप देंगे। बाईपैप एक आता है वो हेलमेट टाइप जो लगाते हैं, उससे ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की कंजप्शन जो रेट है, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा मिलता है पेशेंट को उससे, एंड स्टेबिलिटी आ जाती है जल्दी। तो उनका कहना था डॉक्टर का। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं फाइल लेके आ गया, डॉक्टर साहब ने उस पर जो है वेंटिलेटर लिख दिया और मैं दूसरे वार्ड में गया वहाँ पे दिखाने के लिए उनको वो फाइल। तो उन्होंने एज जो एक्सपेक्टेड था उन्होंने यही लिखा कि वेंटिलेटर नॉट अवेलेबल। सॉरी, मैं वापस आया, मैंने डॉक्टर साहब को फाइल दिखाई, तो उनने कहा कि अरे तो एटलीस्ट उनको बोलो पेशेंट साइट विजिट करें। मैंने कहा सर मैंने ये दिखाया, उन्होंने लिखा वेंटिलेटर नॉट अवेलेबल। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने वहाँ पे फिर से दोबारा लिखा एटलीस्ट विजिट पेशेंट साइट एंड गिव हिम अ बाईपैप और अरेंज अ बाईपैप, समथिंग लाइक दैट डॉक्टर ने लिखा उस पर। तो मैं वापस गया वहाँ पे, तो मैंने उनको जो फाइल दिखाई दोबारा से, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा बाईपैप इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल, बट उन्होंने मुझे फाइल दे के ये बोला कि हम 10 मिनट में वहाँ पे पेशेंट साइट विजिट करेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैं आया तो मैं वेट कर रहा था, तो 10 मिनट के बाद एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर लेडी डॉक्टर एक आई, तो उन्होंने देखा मेरी बुआ को, उन्होंने बोला कि इनकी हालत लिटरली ख़राब है, आप बाईपैप अरेंज करवाइए कहीं से। तो नीचे है, आप नीचे जाइए, वहाँ पे हेल्प फॉर पोर है, उनके पास हो सकता है, या आप कहीं से भी आप बाईपैप अरेंज करवाइए। उन्होंने एक पूरा एक पेज का कुछ लिखा, उन्होंने अपनी जो उनको लिखना होता है जो पूरा थ्योरी उन्होंने लिखा, एंड देन शी सेड कि यू अरेंज बाईपैप फ्रॉम समवेयर। तो मैंने कहा मैडम तो आपकी ड्यूटी ख़त्म। शी सेड यस, मेरी ड्यूटी ख़त्म। ओके देन मैं नीचे गया, हेल्प फॉर पुअर करीब 1:15 बजा हुआ था। तो मैंने वहाँ देखा वो सब सोए हुए थे, तो जैसे तैसे मैंने आवाज़ें लगाई, कोई एक बंदा जग गया, मैंने कहा भैया मुझे बाईपैप चाहिए, तो उन्होंने भी सीधे बोला नहीं है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब वहाँ पे भी अगर कोई बंदा एटलीस्ट इतना बोलता है कि मतलब वो पहले बहुत ज़्यादा ठीक है, वो नींद में थे, हो सकता है कि नींद में उन्होंने बोला होगा, बट उनका एटीट्यूड, बोलने का तरीका भी बिल्कुल थोड़ा सा वैसा था कि मतलब एटलीस्ट कोई आ रहा है बाईपैप लेने के आ रहा हो तो पता है कि इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंस होगी, बहुत अर्जेंसी होगी, तो एटलीस्ट इतना बोल सकते थे कि अभी नहीं है, आप कल सुबह आ जाइए, तो हम देखते हैं कहीं से अगर अरेंज होगा तो देख लेंगे। तो बट ही क्लियरली सेड नहीं है भैया, नहीं है। आई लेफ्ट आउट। मैं बाहर गया मेडिकल शॉप पे, मैंने सोचा मैं मेडिकल शॉप से लेता हूँ, अगर 4-5 हज़ार 6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार तक आ जाए तो एल सी। मैं मेडिकल शॉप के पास गया, मैंने कहा भैया ये बाईपैप होगा आपके पास? उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम नहीं रखते हैं, इट कॉस्ट अराउंड 30-40,000 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट, तो ये हम नहीं रखते, आपको ये मिलेगा किसी NGO के पास, जैसे अंदर है हेल्प फॉर पुअर। मैंने कहा उनके पास तो है नहीं, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने अथरोट का नाम दिया कि अथरोट भी है एक यहाँ पे है कश्मीर में, तो आप उनके पास जाइए, आप उनको कॉल करिए, वो आपको दे सकते हैं। सिंस इट वॉज 1.5 मतलब करीब रात के 1:30 बजे हुए थे। सो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा लेट है, तो इस टाइम पे कॉल करना सही नहीं रहेगा। देन आई विजिटेड देयर वेबसाइट, मैंने अथरोट की वेबसाइट देखी, मैंने वहाँ से एक इंक्वायरी फॉर्म सबमिट करके उनको लिख दिया कि वी नीड अ बाईपैप ऑन अर्जेंट बेसिस। देन कि अब कुछ हो नहीं सकता एनीवेज, तो कल सुबह तक अगर बुआ बची तो ठीक है, अगर नहीं बची तो वो भी देखते हैं। तो मैं गया, बिल्कुल एकदम टूटे हुए कदमों से मैं चल रहा था। मैं फिर दोबारा डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा सर बाईपैप कहीं नहीं मिला, बट वहाँ पे डॉक्टर इतना टाइम में चेंज हो गए थे, दूसरे डॉक्टर साहब आए हुए थे। तो मैंने उनको फाइल, उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात हुई, तो वो जो दूसरे डॉक्टर साहब थे यहाँ पे उन्होंने ऐसे बोला था, ये सब चीज़ें हमने करी, बट बाईपैप भी नहीं मिला कहीं पे। उन्होंने कहा पेशेंट कहाँ है? मैंने कहा सर अंदर वार्ड 19 में। तो वो आए, उन्होंने पेशेंट को देखा, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, उनकी हालत लिटरली ख़राब है, आप नीचे से जाकर के ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ। तो उन्होंने फाइल पे लिखा रिलीज ऑक्सीजन सिलेंडर। उन्होंने कहा कि इनको हम डबल ऑक्सीजन दे देंगे। तो सिंस के एक से उन्होंने देखा कि लीक हो रहा था, उससे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से लीक ही हो रहा था ऑक्सीजन, तो उन्होंने बोला इसको देना पड़ेगा ज़रूरी, आप लेके आ जाओ सिलेंडर। मैं गया नीचे, मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर मैं वहाँ से लेके आ गया। तो हमने उनको जो है
मैंने डबल ऑक्सीजन पे रखा। ऑक्सीजन सिलेंडर जो नेज़ल में लगता है, हमने नाक में जो ऑक्सीजन पाइप लगती है वो दिया, प्लस उसको उनके बाद ऊपर मास्क वाला जो ऑक्सीजन है वो भी हमने डबल ऑक्सीजन दे दिया। तो 10-15-20 मिनट के बाद मैंने उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जब चेक करी तो दैट वाज अराउंड 84-85। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ने लगी थी डबल ऑक्सीजन देने के बाद। हार्ट रेट वाज कम्प्लीटली 140-145, वो कम नहीं हो रही थी। तो अल्टीमेटली हमने रात जो है निकाली। सुबह सवेरे मैं गया, मैंने दोबारा एक दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लाया, हमने उनको दोबारा ऑक्सीजन पे रखा, डबल ऑक्सीजन पे थी वो। 10-11 बजे मुझे थोड़ा कुछ काम पड़ गया, सो आई हैड टू लेफ्ट हॉस्पिटल। मुझे अपना ऑफिस का काम था कुछ, तो मैं हॉस्पिटल से निकला। मैंने अपने कज़न्स को बुलाया, कज़न्स मेरे आए वहाँ पे और वो वहाँ पे रहे, मैं हॉस्पिटल से निकल गया। उसके बाद जब तक मैं हॉस्पिटल में वापस आ गया था तो वहाँ पे सिचुएशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी फिर से। मतलब बुआ वाज सीरियस, वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी उस टाइम पे। जब मैं 3-4 बजे करीब मैं हॉस्पिटल वापस आया, मेरे भैया ही इज़ एन डॉक्टर, वो पेडिट्रिशियन है, तो वो भी वहाँ पे आए हुए थे और सारे रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। तो कलिमा भी पढ़ा, पानी भी दिया, मतलब ऐसा लगा कि शायद अब नहीं रहेंगी। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए नहीं सुना, मैं आपको अपने दुख दर्द नहीं सुना रहा हूँ कि हमारे साथ क्या बीती है, क्या हुआ। मैं आपको बता सकता हूँ ये कल को खुदा न खास्ता आप लोगों के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि आप क्या कर सकते थे। मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़ेगा, तो दो डबल ऑक्सीजन देंगे तो रात निकल सकती है, डबल ऑक्सीजन से इनको ऑक्सीजन जो है वो सैचुरेशन बढ़ सकती है, ठीक है। सो ये चीज़ें नहीं, बाईपैप नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, या बाईपैप की भी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो या जैसे डॉक्टर ने बोल भी दिया था कि भाई लंग्स डैमेज है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इस मामले में, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। सो मतलब आपको ये चीज़ें हर किसी इंसान के सामने कभी ना कभी आ सकती हैं, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। एनीवेज, तो जब शाम का टाइम था, 2-2:30-3-4 बजे का टाइम था, जब अब हम सोच रहे थे कि शायद अब बुआ नहीं बचेंगी। शी वॉज हार्ट रेट 145 से कम ही नहीं हो रहा था, सैचुरेशन 80-85 ऐसी ही हो रही थी। तो देन फिर क्या हुआ, मतलब मुझे लगता है कि वो खुदा का करिश्मा ही था, या फिर हम क्या बोलें कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इनका RT-PCR किया था हमने जिस दिन हमने इनको SMHS लेके आए थे। तो हमने RT-PCR करवाया था, जो डॉक्टर्स ने RT-PCR करवाया था इनका, तो उसकी रिपोर्ट आई थी। इसी टाइम पे आई रिपोर्ट, 3-3:30 बजे करीब रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी RT-PCR की रिपोर्ट। तो अब इन्होंने बोला कि हम इसको यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, कि इसको आप DRDO कोविड फैसिलिटी सेंटर है खनमू में, आप इनको वहाँ पे लेके जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं होना बहुत बुरी चीज़ है। मतलब मैं कश्मीर में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे एक वर्ड बहुत फेमस है, दबाना, महबूज, मतलब मैंने सुना या कोई कह रहा था। मतलब यहाँ पे कोई इंसान नहीं बोल रहा मैंने देखा, नहीं, कोई इंसान नहीं बोल रहा मतलब मुझे पता है, नहीं, या बोलते हैं दबाना, किसने बोला, या महबूज यानी कि मैंने सुना। यहाँ पे यही चीज़ें जो है, यही चीज़ें चलती है कश्मीर में। तो जो ही हमें उन्होंने बोला कि DRDO कोविड सेंटर जो है खनमू में, हम वहाँ इनको शिफ्ट करते हैं, तो किसी ने बात की वहाँ पे, अरे नहीं वहाँ मत लेके जाना, हमने तो सुना है कि वो टीन का शेड है, एक स्टील का शेड बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मत लेके जाना, उससे अच्छा सोबरा लेके जाओ। अब मेरे भैया डॉक्टर है, उनको भी नहीं पता था उसके बारे में, कोविड सेंटर के बारे में, वो भी कभी नहीं गए थे, तो उनको भी इसका नॉलेज नहीं था। तो जब किसी ने ये चीज़ बताई तो हमने सोचा अच्छा टीन का शेड, मतलब इसका मतलब ये हमें वहाँ भेज रहे हैं तो मरने के लिए, मतलब अब वहाँ पे रखेंगे इनको, बुआ को 2 घंटे बाद, मतलब वहाँ पे फिर लोगों को मरने के लिए भेजते होंगे। तो ये हमने ऐसा सोचा। जब किसी ने बोला टीन का शेड है तो हमने सोचा कि बनाया होगा टीन का शेड, वहाँ पे रखते होंगे पेशेंट्स को ऐसी। इन्फॉर्मेशन का ना होना बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो भैया ने बोला नहीं फिर हम वहाँ नहीं लेके जाएंगे, तो रुको मैं सोरा जो स्किम्स हॉस्पिटल है मैं वहाँ फ़ोन करता हूँ। वहाँ फ़ोन करके मैं देखता हूँ कि अरेंजमेंट करता हूँ, अगर वहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल होगा हम इनको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं फिर। तो ये भैया ने बोला, तो भैया इसी जो है अरेंजमेंट में थे। तो एक फरिश्ता आया, मतलब हमारे लिए तो फरिश्ते ही थे, तो उनका नाम यासिन साहब था, वो हमारे यहाँ ही रहने वाले हैं। तो उनके साथ जो मेरे फूफा जी का थोड़ा रिलेशन है, कुछ रिलेशन है, वो आए। तो वो वहाँ पे आए, वो ऐसे उन्होंने भी सुना होगा तो फ़ोन पे कि बहुत सीरियस है, तो अब देखने के लिए आए थे, खबर लेने के लिए आए थे। तो
जब उन्होंने सुना कि इनको डीआरडीओ खन्नू जो है इनको रेफ़र किया है, तो उन्होंने बोला तो ले जाओ, क्या देख रहे हो? तो किसी ने बोला अरे नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि वो टीन का शेड है, तो ये तो उनको वहाँ पे मरने के लिए शायद शिफ्ट कर रहे होंगे। तो वो कहने लगे क्या मतलब, किसने बोला कि वो टीन का शेड है? तो हमने बोला ये लोग बोल रहे हैं। कह रहा भाई साहब मैंने देखा है, वो एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है, मेरी जॉब है, मैं वहीं पे जॉब करता हूँ, उसके ऊपर ही कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ और मैंने वो हॉस्पिटल खुद देखा हुआ है। तो किसी की मत सुनिए, अगर ये बोलते हैं डीआरडीओ तो आप इनको तुरंत वहाँ लेके जाइए। तो भैया भी आए, भैया ने बोला ठीक है, मतलब जब उन्होंने बोला तो भैया ने बोला ठीक है भाई, हम अगर आप कहते हैं तो हम वहीं लेके जाते हैं। तो भैया ने जैसे जैसे सोर्सेज से वहाँ पे फ़ोन करवाया, वहाँ पे ये भी मैसेज आया कि हाँ यहाँ पे वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, तो आप लेके आ सकते हैं। तो एनीवेज जो है हमने तैयारी करी। अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम इनके अंदर पाइप डालेंगे जो डायरेक्टली जो थ्रू लंग्स जाती हैं, ताकि उनको जो हम ऑक्सीजन जो सप्लाई है वहाँ तक जो चली जाए डायरेक्टली, तो हम वो देंगे, उसके बाद इनको यहाँ से छोड़ेंगे। तो हम मना कर रहे थे, भैया ने भी मना किया और बाकी सारे लोगों ने बोला कि नहीं हम वो पाइप नहीं डलवाएंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम देखा है कि वो पाइप डालने से देखा है कि वो पाइप डालने के बाद इंसान शायद मतलब उस हालत में नहीं रहता है। सो उन्होंने बोला कि फिर आप लिख के दे दीजिए कि उसके बगैर अगर आप इनको लेके जाना चाहते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई पे लेके जाना चाहते हैं, तो अगर इनको कुछ हुआ तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो देन भैया ने लिख के दे दिया कि ठीक है हम डायरेक्ट ऑक्सीजन पे इनको लेके जाएंगे। तो वो बहुत बड़ा स्टेप था मेरे हिसाब से जो हमने लिया था उस टाइम पे, कि वो पाइप ना डालने से अच्छा हम उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई, मास्क ऑक्सीजन सप्लाई में डायरेक्टली उनको हम वहाँ से निकाल के लेके आ गए। एंड देन उनको हमने जो है लेके आ गए हम डायरेक्टली डीआरडीओ कोविड फैसिलिटी सेंटर जो कि है खन्मू में। अभी गेट पे ही गाड़ी थी, गाड़ी का सायरन बज रहा था एंड लिटरली जब तक हम गेट से पूरा जो मेन एंट्रेंस है हॉस्पिटल की, जब तक हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि गाड़ी की जो एम्बुलेंस की सायरन लगातार बज रही थी, वहाँ पे तब तक जो एम्प्लॉयज़ थे, जो ग्राउंड स्टाफ था कोविड सेंटर का, वो बाहर गेट तक आ गए थे। उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई के साथ आ गए थे, वो वहाँ पे स्ट्रेचर के साथ आ गए थे, उन्होंने पूरा वहाँ पे वो लेके आए थे, क्योंकि उनको बताया गया है कि अगर जो ही मतलब ये उन्होंने मतलब जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो ही हमारे यहाँ पे अलर्ट रहता है कि जो ही आप ये जो एम्बुलेंस है विद सायरन अगर वो मेन गेट पे पहुँचती है, तो यू हैव टू गेट आउट विद ऑल योर एसेंशियल्स जो रिक्वायर्ड है, तो आपको निकलना पड़ेगा बाहर। तो वो पहले ही निकले हुए थे स्ट्रेचर के साथ, ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ, वो पहले ही गेट पे थे। फिर जब पेशेंट आया उन्होंने लिया ऑक्सीजन लगा करके उन्होंने उनको डायरेक्टली अंदर ले लिया और उन्होंने उनको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, हमें ये लगा था कि यहाँ से सीधे जो है गाड़ी से निकाल करके इनको सीधे ही आईसीयू में डाल देंगे वेंटिलेटर पे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मतलब उनको उठा करके ऑब्जर्वेशन रूम में डाल दिया, उसको वो शायद ट्राइज रूम बोलते हैं वहाँ पे, तो ऑब्जर्वेशन रूम में डाल दिया वहाँ पे, और उनको वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन लगा दिया, डबल ऑक्सीजन उन्होंने कंसंट्रेटर लगा दिया उनको, ऑक्सीजन वहाँ पे रखा कम से कम 2 घंटे के लिए, कुछ दवाइयाँ वगैरह दी, इंजेक्शंस वगैरह दिए, ड्रिप लगाई, और 2 घंटे के बाद यू वोंट बिलीव कि 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे के बाद उनके अंदर स्टेबिलिटी आने लगी। डीआरडीओ पहुँचने के 2 घंटे के बाद ऑब्जर्वेशन में रखने में, मतलब ये भी नहीं कि उनको आईसीयू में लेके गए हम, ये भी नहीं कि उनको वेंटिलेटर पे हमने रखा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन रूम में, ट्राइज रूम में उनको हमने ट्राइज रूम में 2 घंटे के लिए रखा। ऑक्सीजन डबल ऑक्सीजन सप्लाई थी, करीब करीब मुझे लगता है कि 24 लीटर्स पे था, शायद 24 या 26 लीटर्स पे मेरे हिसाब से उस टाइम पे ऑक्सीजन था जो लगाया हुआ था उनको। बट येस, वही सेम जो है कंसंट्रेशन पे, वही सेम कंसंट्रेशन पे जो है था ऑक्सीजन एसएमएचएस में भी था। बट मुझे नहीं पता कि लाइक व्हाट हैपेंड कि जब वो कोविड फैसिलिटी सेंटर जब ऑब्जर्वेशन रूम में आई तो कुछ दवाइयाँ दी उन्होंने और ड्रिप लगाई, और 2 घंटे के बाद जो सैचुरेशन लेवल है वो 90 हो गई, 90, 91, 92 ऐसे रह गई। फिर 2 घंटे के बाद उन्होंने उनको शिफ्ट किया जनरल वार्ड में, 2 घंटे के बाद ही। सो अब मैं आपको ये एक कहानी थी, मतलब एक सच्ची कहानी जो हमारे साथ बीती थी अभी, मुझे लगता है 2-4 दिन नहीं, सॉरी 15-16 दिन पहले की कहानी है। तो 15-16 दिन पहले बात है, क्योंकि अभी 15-16 दिन से अभी वो डीआरडीओ कोविड सेंटर में ही है, अभी भी स्टिल शी इज़ देयर। तो 16 दिन से अभी वो वहीं पर है, और अभी भी जो सैचुरेशन लेवल है वो अभी ठीक है, अभी 2 लीटर्स के ऊपर है, वो 2 लीटर पे है, जो पहले 24 लीटर्स पे थी, अब वो 2 लीटर, कभी कभी 1.5 लीटर पे भी आ जाता है, और 90, 92, 94 ऐसा सैचुरेशन रह रहा है। हाँ, निकालने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है वो, बट नाउ शी इज़ वेरी मच स्टेबल एंड शी कैन टॉक
मतलब वसीयत, जहाँ पे वो एक टाइम पे वसीयत कर रही थी, उनने वसीयतें भी की थी, बट आज वो मतलब उनके अंदर वो सारी एनर्जीज धीरे धीरे वापस आने लगी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वीडियो जो इसके साथ ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। DRDO कोविड सेंटर जो है, इसका एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, 12-13 मिनट का वीडियो होगा, जो आपको देखना चाहिए। कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है, कितना अच्छा स्टाफ है, लाइक मतलब ये मुझे लगता है कि हम बार बार गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं कि क्या किया, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिनके लिए हम नाराज़ होते हैं या होना भी होता है, लेकिन कुछ जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा करता है तो हमें चाहिए वहाँ पे हमें गवर्नमेंट को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिसमें एक इनिशिएटिव है DRDO कोविड सेंटर। टोटल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और सिर्फ कोविड जो फैसिलिटी जो DRDO सेंटर्स है वो 9 हैं। और हम बहुत ही खुशकिस्मत है कश्मीरी जो लोग हैं कि जिनको एक जो DRDO सेंटर मिला हुआ है। टोटल 9 है, और उसमें जम्मू में एक और कश्मीर में एक, बाकी अहमदाबाद है और शायद लखनऊ है और गांधीनगर है, और भी कुछ जगह है जहाँ पे ये DRDO कोविड सेंटर्स मिले हैं। बट मैं कहता हूँ कि हम बहुत लकी हैं कि हमको भी एक ऐसा एक फैसिलिटी सेंटर मिला है। मतलब PM केयर्स फंड से मैंने भी एक ट्वीट किया था बहुत पहले कि PM केयर्स का जो है हिसाब क्यों नहीं देते हैं ये वो, बट ये जो है ये PM केयर्स से बना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब यकीन करिए कि 15 से 20 करोड़ रुपए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको सिर्फ बनाने में लगे होंगे। और अब यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फ्री, एवरीथिंग। आप देखिए, आप दवाई से लेकर के खाना पीना सब कुछ, यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत ही हम्बल स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ से लेकर के मेंटेनेंस से लेकर के आप नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, हर कोई अपना अपना काम 100% करता है। 100% फाइल नर्सिंग स्टाफ के पास रहती है, वो टाइम पे जो डॉक्टर ने लिखा है टाइम पे आते हैं, आपको दवाई देते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल कोविड पेशेंट है और आप जो है आप बाथरूम वॉशरूम वगैरह सब खुद से जाते हैं, तो आपको वहाँ पे अटेंडेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको किसी अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइम पे आपको मेडिकेशन मिलता है, टाइम पे आपको खाना मिलता है, सफाई 110%। मतलब जो सफाई वहाँ का स्टाफ रख रहा है, वहाँ पे सब कुछ, मतलब मुझे वहाँ पे मैंने ये भी देखा 2 जनरेटर्स है, बड़े 2 जनरेटर्स है वहाँ पे, और 1 घंटा अगर वो जनरेटर्स ऑन रखते हैं तो 180 लीटर्स डीजल, जो मेंटेनेंस स्टाफ ने बोला। और मतलब वो मेंटेनेंस स्टाफ मुझे फिर बाद में, मतलब ही इज़ अ काइंड ऑफ मेरे फ्रेंड का एक जो है फ्रेंड ही है वो, तो जिसने मुझे बोला कि 180 लीटर्स डीजल लगता है 1 घंटे का एक जनरेटर्स में। तो 2 घंटे चलता है वहाँ पे उसके लिए हीटिंग सिस्टम के लिए। वहाँ पे हीटिंग फैसिलिटी, ऑसम हीटिंग फैसिलिटी है वहाँ पे। सर्दियों में हीटिंग फैसिलिटी है, सेंट्रली हीटेड है वो, और जो है गर्मियों में जो होता है कूलिंग फैसिलिटी है वहाँ पे। जगह जगह पे आपको जो है हैंड सैनिटाइज़र जो है वो दिखेंगे, मशीन्स दिखेंगी जो ऑटोमेटिक हैं, और जगह जगह पे आपको जो है मिनरल वाटर, जो वाटर है प्यूरिफाइड वाटर, वो मिलेगा आपको। सफाई बहुत एक नंबर की सफाई है। बस हाँ, एक प्रॉब्लम है, अब ये भी देखना है कि देखो इतना पैसा लगा है इसको बनाने में, इतना पैसा लगता है। अब अब देख लीजिए, पहले दवाइयों से लेकर के, खाने से लेकर के, हर एक चीज़, मतलब इवन वहाँ पे आपको मास्क जो है, हैंड ग्लव्स हैं, जो ग्लव्स वगैरह डिस्पोजेबल ग्लव्स, वो भी फ्री मिलते हैं आपको वहाँ पे। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि फिर स्टाफ है, स्टाफ की सैलरी जो है, मेंटेनेंस स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, आपका डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तो किचन भी है, मतलब वहाँ पे जो है किचन स्टाफ है। मतलब सैलरी में ही कितना पैसा जाता होगा। वहाँ पे बहुत बड़ा वाटर टैंक है, और छोटे छोटे जो 5-5 हज़ार के लीटर से 2-2 हज़ार के लीटर से बहुत सारे वाटर टैंक्स है। तो बिजली का कितना खर्चा होता होगा, पानी का कितना खर्चा होता होगा। मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि मतलब पर डे लाखों रुपए का खर्चा होता होगा इस पर। और ये जो है ये PM केयर्स फंड से बना हुआ है। तो मतलब ट्रूली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मतलब अब इतने एक DRDO फैसिलिटी में इतना खर्चा होता है कि 9 DRDO फैसिलिटी में पर डे का कितना खर्चा होता होगा। तो बहुत लकी हैं हम कि हमें ये सेंटर मिला है। और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर कभी भी, मतलब खुदा ना खास्ता, आपके घर में फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई कोविड पॉजिटिव होता है और उसको रेफर किया जाता है XYZ कहीं पे भी, तो आप उनको खुद से बोलिए कि नहीं, हमें रेफर कर लीजिए आप DRDO कोविड सेंटर खनमू। मतलब पेशेंट जाते जाते ही ठीक हो जाता है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है 30 to 40% अगर पेशेंट वहाँ पे जाता है, वो जाते वहाँ का हिसाब किताब देखते ही ठीक हो जाता है। सिंस मैंने सुना कि टेम्परेरी है,
तो मुझे तो ये लगता है कि टेम्परेरी ना होकर के ये कंटिन्यूसली रहे, मतलब अगर कोविड के बाद भी ये एक हॉस्पिटल ही ऐसा बना रहे तो ज़्यादा बेटर है। सेंटर से जो है ऑपरेट होता है, स्टेट से नहीं है, मुझे लगता है सेंटर से है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, इसलिए स्टाफ भी इतना जो है कोऑपरेटिव है। तो लेकिन एक चीज़ बहुत बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी, वो ये कि मतलब मेरे जैसे ही बेवकूफ़ लोग जो हैं, मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने उस फैसिलिटी को ख़राब करने पे लगे हुए हैं। लाइक अगर मतलब मैं रोज़ वहाँ पे सुबह जा कर के वो जो है वॉशरूम्स एंड समथिंग, वो किचन वॉशरूम ये सब चीज़ें ठीक करते हैं, साफ़ करते हैं, और फिर मैं जब सुबह जाता हूँ मैं तो अलग देखता हूँ, जब मैं दोपहर को या शाम को जाता हूँ तो मैं वो अलग देखता हूँ। वहाँ पे जो लोग इतनी गंदगी डालते हैं, इतनी गंदगी रखते हैं, मतलब इवन तो प्लेट्स और अपने प्लेट्स वगैरह जो ये भी वो वॉश बेसन नहीं, वहाँ पे जो वॉशरूम है जहाँ पे हम हाथ हैंड वॉश वगैरह करते हैं वहीं पे ही धो देते हैं प्लेट्स। और जो टॉयलेट्स हैं, जो वहाँ पे जो कमोड्स हैं उनके जो कवर लिड्स वगैरह हैं वो तोड़े हुए हैं, वहाँ गंदगी डाली हुई है, फ्लश नहीं करते प्रॉपरली। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट का है। बेवकूफ़ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट का भी है, मतलब वो एक्चुअली हमारी प्रॉपर्टी है, वो आपका है, वो आपके बेनिफिट के लिए है, आप लोगों की सुविधा के लिए है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसे ख़राब करते हैं। अब कितनी बार मान लो आप जाते हो, आप टॉयलेट जाते हो, आप फिर फ्लश नहीं करते हो, गंदगी रखते हो, कितनी बार मेंटेनेंस वाला जाएगा या जो ग्राउंड स्टाफ जाएगा फिर साफ़ कर लेगा, उसका भी तो अपमान है, उसकी भी ज़िंदगी, उसकी भी लाइफ है, उसका भी मतलब ये लिटरली उल्टियाँ करोगे आप अगर आप वहाँ पे उन टॉयलेट्स में जब आप जाते हो, अगर आप दोपहर या शाम में जाओगे। सो बहुत गलत बात है ये, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं लिटरली थैंक यू करना चाहता हूँ जो पीएम नरेंद्र मोदी जी का, या फिर जो हमारे मनोज सिन्हा जो गवर्नर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी दी है। बस हमें चाहिए कि हम इस फैसिलिटी का अच्छे से ध्यान रखें, ताकि जो लोग आते हैं वो हमारे भाई बहन, माँ बाप, ऐसे यही दोस्त वगैरह होते हैं, और उनका ट्रीटमेंट अगर वहाँ पे अच्छे से हो, और दूसरी बात की बाकी चीज़ें सफाइयाँ भी हों, क्योंकि अगर आप अंदर जो है वार्ड में कितने ही साफ़ क्यों ना हो, अगर आप वॉशरूम में जाते हो और वो गंदा हो, वहाँ पे गंदगी हो, तो आपको वायरस वहाँ से भी, आपको बीमारियाँ वहाँ से भी लग सकती हैं। तो बेटर हम इस चीज़ का ध्यान रखें। तो एनीवेज, तो लेट अस स्टार्ट द टूर। तो हम ये जो कोविड सेंटर जो हमने जो है कोविड सेंटर है, इसका हम टूर स्टार्ट करते हैं, और मैं टूर के साथ साथ आपको बता भी देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं। सो एंड तक प्लीज़ मैं आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो एंड तक देख लीजिए। लेट अस स्टार्ट द टूर। लीजिए, ये है DRDO कोविड हॉस्पिटल का एंट्रेंस, जहाँ पे पीएम मोदी जी की फ़ोटोग्राफ है, हमारे गवर्नर साहब जो है मनोज सिन्हा जी की फ़ोटोग्राफ है। अंदर जाते ही PM केयर्स DRDO कोविड हॉस्पिटल लिखा हुआ आ रहा है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि PM केयर फंड से बना है। तो बहुत ही बढ़िया जो है काम किया है, मतलब लिटरली मतलब दिल खुश हुआ इस हॉस्पिटल को देखे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया मेरे वीडियो में, मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। एक खुशकिस्मत है कश्मीरी लोग कि उनको भी एक ऐसा DRDO कोविड सेंटर मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो खैर क्या बताएं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बता देता हूँ कि क्यों बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। एनीवेज़, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, कोविड-19 क्राइसिस की कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, या फिर कुछ जो है मेजर्स फॉर जो है एनहांसिंग इम्यूनिटी वगैरह, जो हमने सुना है बहुत सारी मीडियम्स पे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं, क्या है वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। राइट हैंड साइड पे हम यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है जनरल वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो सारे यहाँ पे ये रखा जाता है। फिर यहाँ से वो कैरी आउट करके ये ले जाते होंगे, जो भी अंदर वेस्ट जो है हॉस्पिटल के अंदर जो जमा होता होगा वो ये यहाँ पे रख करके फिर उसको यहाँ से वो डिकम्पोज करके या कुछ भी करके यहाँ से लेके जाते होंगे। तो यहाँ से है सीधा एंट्री। आगे आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे एक आर्मी का कैंप मिलेगा, एक छोटा सा आर्मी का कैंप है इसके अंदर। और जो है आगे आप देखेंगे, ऊपर देखो वो सिंटेक्स की जो है टैंक्स है जिसमें पानी है, बहुत बड़ा टैंक है, एक सीमेंट का, एक जो बाकी सारे छोटे छोटे टैंक्स हैं वो जो है प्लास्टिक के टैंक्स है। पानी की बहुत खपत है यहाँ पे, पानी का बहुत जो है यूज़ है, पानी बहुत यूज़ होता है, क्योंकि पेशेंट्स के साथ साथ जो है पेशेंट्स के अटेंडेंट्स भी आते हैं यहाँ पे बहुत सारे। मुझे तो कभी कभी लगता है पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट के अटेंडेंट्स ही होते हैं यहाँ पे। सो ये है एम्बुलेंस जो 24/7 यहाँ पे अवेलेबल रहती है।
और सामने जो है हमारा पेशेंट ब्लॉक आएगा। पेशेंट्स ब्लॉक, यहाँ से हमारी अंदर की तरफ एंट्री हो जाती है पेशेंट्स की या किसी की भी। ये है मेन एंट्रेंस और यहाँ पे आपको ये रिसेप्शन काउंटर है यहाँ सामने, या जिसको हम जो बोलते हैं हेल्पिंग काउंटर, जहाँ पे आपको कुछ भी हेल्प मिलती है। यहाँ पे एक्सरे लैब है, यहाँ पे आपको एक टेस्टिंग लैब भी मिल जाएगी। यहाँ पे वेटिंग एरिया है इस साइड से। ये आपको यहाँ पे ट्राइज रूम है, या जिसको हम ऑब्जर्वेशन रूम भी बोलते हैं। जब पेशेंट को लाया जाता है तो पहले यहीं पे उनका ऑब्जर्वेशन हो जाता है। फिर यहाँ से हम सीधे चलते हैं, ये आईसीयू वार्ड है यहाँ पे, और आईसीयू वार्ड के साथ में ही, मतलब यहाँ से आईसीयू वार्ड की भी एंट्री है और जनरल वार्ड की भी। ये जो अभी आपको देख रहे हैं ये जनरल वार्ड है, ये जनरल वार्ड की एंट्री है। तो यहाँ पे जितने भी ये पेशेंट्स हैं सारे जनरल वार्ड के पेशेंट्स हैं सारे। तो देखिए, आप हॉस्पिटल को आप देखिए, मतलब सिंस दिस इज़ ए टेम्परेरी, बताया गया है कि ये टेम्परेरी है, लेकिन क्या ये किसी भी नज़रिए से टेम्परेरी लग रहा है? नहीं लग रहा है। हॉस्पिटल से भी बहुत बड़ा जो फुल फ्लेज हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे भी अच्छा लग रहा है। सफाई एक नंबर है यहाँ पे, सफाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, ये है बेड्स टोटल, जैसे यहाँ पे ये जो है ये 500 फैसिलिटी जो है हॉस्पिटल सेंटर है। 500 बेड्स है यहाँ पे, जिसमें है 125 जो है वो आईसीयू बेड्स है विथ वेंटिलेटर फैसिलिटी। 125 जो है आईसीयू बेड्स है, और उसमें भी 25 इन्होंने रिजर्व रखे हुए हैं बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। अब आप देखेंगे इतने सारे बेड्स आप देखेंगे ये खाली दिख रहे हैं, ये सारे बेड्स आपको खाली, बहुत सारे बेड्स जो है यहाँ पे खाली दिख रहे हैं। टूरिस्ट भी बहुत कम हैं, जहाँ तक मैंने देखे थे कुछ गिने चुने 10-12 टूरिस्ट से थे यहाँ पे। तो बेड्स खाली हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये बेड्स मैंने यहाँ पे जैसे देखा, करीब करीब मुझे लगा 100 से ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे। 100, 125, 150 पेशेंट्स से ज़्यादा मुझे नहीं लगता यहाँ पे थे। क्योंकि रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे हमें भी बताया गया था कि एक टीन का शेड है ना, क्योंकि डरते हैं बहुत सारे लोग, कोविड से एक बहुत बड़ी बीमारी है ऑब्वियसली, तो डरते हैं लोग। तो जैसे हमें बताया था टीन का शेड है, तो लोगों को भी पता होगा कि पता नहीं कौन सा टीन का शेड है, वहाँ पे ले जा कर के मार रहे होंगे, मर जाते होंगे, तो इसलिए लोग आते नहीं हैं यहाँ पे, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो यही मुझे लगा कि यही इसीलिए ज़रूरत पड़ी इस पर्टिकुलर जो है कोविड सेंटर का जो है वीडियो बनाने की, मुझे इसीलिए ज़रूरत पड़ी ताकि आप लोगों को दिखाया जाए। टोटल यहाँ पे आपको 3 नर्सिंग स्टेशन मिलेंगे। ये नर्सिंग स्टेशन है यहाँ पे, ये देखिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है। 3 नर्सिंग स्टेशंस हैं यहाँ पे। और साथ ही में हमने सोचा था कि हम कुछ लोगों से बात भी करें, तो हमें किस्मत से एक बंदा मिला यहाँ पे जो लेबर है, बाहर का है, बिहार का लेबर है यहाँ पे। तो उनसे हमने बात की, तो देखते हैं उनसे बात करके हमें क्या पता लगा। हेलो भैया, आपका नाम क्या भैया? जोर से। पवन कुमार। पवन कुमार जी। पवन कुमार, आपका रहता है बिहार में किस जगह? मुजफ्फरपुर। यहाँ कहाँ पे काम करते हैं? खेवर में। ये कहाँ पर है? खनमू में। अच्छा अच्छा, कितने दिन से हो यहाँ? कितने महीने से? 2-2.5 महीने से आप यहाँ पे है। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे इस कोविड DRDO कोविड सेंटर में कितने दिन से हैं? 2 दिन से हैं आप यहाँ पे। अच्छा, टेस्ट पॉजिटिव आया था। कैसी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे? कैसी फैसिलिटीज़ है? बहुत अच्छा है सर। अच्छी फैसिलिटीज़ है। अच्छा, सब जो नर्सिंग स्टेशंस वगैरह हैं, नर्सिंग में सब अच्छे टाइम पे आते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ऐसी जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ इस DRDO सेंटर में है, कभी किसी हॉस्पिटल में आपने देखी आज तक? सर हम तो फर्स्ट बार हॉस्पिटल में आए हैं तो हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। बहुत सही फैसिलिटी है। खाना वाना भी मिलता है क्या यहाँ पे? फ्री में? कोई पैसा देना पड़ता है? सब फ्री है, मेडिकेशन फ्री है, खाना फ्री है। ठीक है, ये कंबल भी इधर से मिला है? सब इधर से मिला है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? थैंक यू पवन जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब आपको लेके चलते हैं कुछ और जगहों पे। ये जनरल वार्ड जिसमें मैं अभी था, ये इसके बाहर वाला साइड है, ये कॉरिडोर है। यहाँ से आगे जो है डॉक्टर्स के रूम्स आते हैं, जो बाकी इनके जो चेंजिंग रूम्स आते हैं, जो स्टाफ वगैरह है। कैंटीन भी इधर से आता है, किचन जिसको हम कहते हैं, किचन साइड भी इसी से आता है। और बहुत सारे जो है यहाँ पे जो है स्टाफ रूम्स जो हैं या जो डॉक्टर्स रूम्स हैं, सब इधर वाले साइड से आते हैं। ये आप देखिए, ये जो है यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो साइड में देखिए ये चेंजिंग रूम्स हैं,
जो स्टाफ के लिए स्टाफ चेंजिंग रूम्स हैं, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है। ये डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर रूम्स हैं, ये लॉकर रूम है, जो भी आपको दिखाया डॉक्टर जो है, ये देखो डॉक्टर मेल, डॉक्टर फीमेल्स, और यहाँ पे जो है पैरामेडिकल स्टाफ है। इस साइड से अंदर लेके चलते हैं आपको, तो यहाँ से आप यही चेंजिंग रूम्स वगैरह देखेंगे। और ये जो है पीपी बिन, प्लीज़ ड्रॉप योर पीपी इनटू अ बिन, ये आप देखेंगे टॉयलेट है, ये डॉक्टर्स या स्टाफ का टॉयलेट है। बहुत अच्छा, बहुत क्लीन आपको ये टॉयलेट मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, अच्छे से क्लीन रखा हुआ, क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं, ऑब्वियसली स्टाफ है तो इनका तो साफ़ होना बनता है। यहाँ से अब हम बाहर निकल गए, तो यहाँ से बाहर की तरफ जो है ये डॉफिंग एरिया है इस वाले साइड से। तो इसी के अंदर साइड से जो वो जो मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर के डॉक्टर रूम्स और चेंजिंग रूम्स यहाँ से ही थे, अंदर के साइड से ही। और यहाँ से आगे चल के आपको किचन मिलेगी, सामने ही ये है किचन। और किचन के अंदर हम चलते हैं, ये है टेबल्स। यहाँ पे भी थोड़ा लोगों ने जो है गंदगी रखी हुई है, टेबल्स पे ही इन्होंने ऐसे रखे हैं। सिंस ये डॉक्टर्स कैबिन है यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए, बट यहाँ से इस टाइम पे डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए थे। मैंने देखा था यहाँ पे जो है लोकल जो अटेंडेंट्स थे, 2-3 अटेंडेंट्स बैठ करके वो चाय वाय पी रहे थे, वो निकले थे यहाँ से। तो ये टेबल इसीलिए भरे हुए हैं। ये देखिए बाहर भी जो है ये स्टिंग एरिया, यहाँ पर भी आप टेबल्स देखेंगे भरे हुए हैं। कोई उठा करके डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन में कोई डाल नहीं रहा है, यहीं पर उठा करके डाल के चले जाते हैं। ईजी है, सामने डस्टबिन पड़ा था वो ले सकते थे। तो यहाँ पे किचन स्टाफ रूम है, यहाँ पे ये मेंटेनेंस रूम है इधर साइड से। ये आपको मिलेगा यहाँ पे डिस्पेंसर जो है हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई है आईसीयू वार्ड है इधर साइड से। यहाँ से आपको जो है अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, गंदगी की जो कहानी है। खैर मैं दिखाता हूँ आपको, ये आईसीयू वार्ड से यहाँ पे ये टॉयलेट्स है, ये मेल टॉयलेट है। यहाँ पे आगे चल करके आपको फीमेल टॉयलेट्स मिलेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे आईसीयू वार्ड है, ये जो है ये आईसीयू वार्ड है। तो यहाँ पे हम नहीं गए अंदर, तो ये फीमेल टॉयलेट्स हैं इधर साइड से। अब हम मेल टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं, थोड़ा सा हम मेल टॉयलेट के अंदर देखते हैं। अभी ये प्रॉब्ली सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम पर अगर आप ये मेल टॉयलेट्स देखते हैं तो अच्छे साफ़ शफाफ आप देख रहे हैं, अच्छी सफाई है। ये जो है स्मंक करके कुछ लिखा हुआ है, जो है इसको मैंने पढ़ा नहीं है। यहाँ पे ये जो है नॉट इन यूज़ है, स्टैंडिंग यूरिनल्स हैं। यहाँ पे अंदर से आपको जो है ये टॉयलेट्स जो है यहाँ पे ये वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये एक चीज़ है, यहाँ पे सारे वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, तो इंडियन टॉयलेट्स यहाँ पे नहीं हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट्स ही मिलेंगे। तो मैक्सिमम क्या वेस्टर्न टॉयलेट्स ही है यहाँ पे। शॉवर के लिए भी आपको मिलेगा, ये वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं इधर साइड से। ये शॉवर्स भी आपको सामने, ये देखिए ये शॉवर्स भी, हम शॉवर भी ले सकते हैं, नहा भी सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो कहानी स्टार्ट होती है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हम लोग जो है यहाँ की प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये दोपहर की बात है, जब मैं दोपहर में आया था वॉशरूम्स के अंदर। ये है दोपहर की कहानी। अब आप ये देख लीजिए वॉश बेसन्स, यहाँ पे प्लेट वगैरह धोते होंगे लोग, ये सब ऐसे ही देखो ये ब्लॉक हो रखा है, पॉलीथीन्स यहीं पे रखे हुए हैं। सो मतलब कितना बुरा लगता है, लाइक कितनी बार आएगा बेचारा मेंटेनेंस वाला, फिर सफाई करके जाएगा यहाँ से, उनका भी अपना एक मन है। ये तो खैर वॉश बेसिन है, मतलब गंदगी देखिए आप कितनी ज़बरदस्त। ये देखिए ये किसी ने शायद यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, कहाँ पे स्टैंडिंग यूरिनल्स पे कपड़े जो है सुखाने के लिए रखे हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ नॉनसेंस काइंड ऑफ अ थिंग। सो ऐसी चीज़ें हैं। अब ये शॉवर्स हैं यहाँ पे इतने सारे, बहुत मतलब इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था ये, लेकिन इसको जो है बिगाड़ा हम नहीं है, बिगाड़ ही रहे हैं। देखिए सारे लोग नहीं हैं ऐसे, बट जो लोग हैं वो लोग हैं। ये टॉयलेट्स हैं, अब देखिए टॉयलेट्स कितने गंदे कर रखे हैं। मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लूँगा ना तो उल्टी आ जाएगी, कसियान ये इंसान वापस। एनीवेज, सो ये वाली चीज़ भी है। आप ये वाला टॉयलेट देख लीजिए, देख लीजिए कमोड की क्या हालत है। मतलब लिटरली मतलब बिल्कुल दुख होता है जब अपनी प्रॉपर्टी को इंसान कोई ऐसे जो है ख़राब होते हुए या तोड़ते हुए देखता है। सो बहुत लिटरली बहुत बुरा लगता है। ये देखिए आप, ये गंदगी देखिए आप। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली रियली बैड। इन चीज़ों का हमें शायद ख्याल रखना चाहिए, शायद क्या रखना ही चाहिए, ओब्वियसली ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखाने का मतलब ये है कि हमें अपनी प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टी है, सरकार ने हमारी जो है सुविधा के लिए बनाई है, तो हमें इनका ख्याल रखें। बहुत देखिए ये आप देखिए यहाँ पे ये शॉवर आप कर सकते हैं, आराम से नहा भी सकते हैं यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे शॉवर्स बना रखे हैं, अच्छे वॉशरूम्स बना रखे थे, बट
सिंस कि अब हम क्या बोलें। इसमें इसके बाद जो है एक और जो है एरिया आता है जिसको हम जो किचन के साइड से है, ये देखिए ये उधर के साइड से है, ये मुझे लगता है ये जब फैक्ट्री बनी थी, यहाँ पे कोई फैक्ट्री थी, ये उनके वॉशरूम्स हैं। तो ये पुरानी ही थे, ये नए नहीं हैं, लेकिन इनकी भी गंदगी अगर आप देखेंगे तो मतलब कोरोना हॉस्पिटल है ये, कोरोना फैसिलिटी सेंटर है, यहाँ पे इतनी गंदगी देख करके तो मुझे तो मेरा तो मन ख़राब हो गया लिटरली। अब यहाँ के वॉशरूम्स देखिए, मतलब अगर ये स्टाफ्स के लिए हैं, मतलब जो यहाँ पे मेंटेनेंस कुछ स्टाफ या किचन स्टाफ वगैरह, हालांकि यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, अटेंडेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, सिंस मैं भी था यहाँ पे। तो अब देखिए ये पुराना ही है, जो पुरानी फैक्ट्री थी ये उसी के वॉशरूम्स है, बट इसको साफ़ रखा जा सकता था, नहीं रखा। अब देखिए ये है हालत वॉशरूम्स की यहाँ पे। तो मतलब ऊपर देखिए, ऊपर से कुछ जाले वाले लगे हुए हैं, इसके लिखा हुआ है स्टाफ। तो यहाँ के अगर ये कुछ अगर ग्राउंड स्टाफ है कुछ अगर यहाँ पे या किचन स्टाफ है, अगर वो ये यूज़ करते हैं तो दे शुड टेक केयर ऑफ इट एंड दे शुड टेक इनिशिएटिव टू क्लीन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो अच्छा है, अगर वो जो सामने वाला एरिया वहाँ पे इंसान बर्तन भी धो सकता था अगर वो साफ़ होता तो। एक नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी आपको पसंद आई होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन। मैं दुआ करता हूँ कि कोई भी ऐसी मुसीबत में ना पड़े, कोई भी ऐसे बीमारी में मुब्तला ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हो तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन उनके काम आ जाए। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं, अगर फेसबुक पे देखते हैं तो आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, हमें हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, अपने रिश्तेदारों तक, अपने जो साथियों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी ये जो इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाए। तो दूसरी बात ये कि आप प्लीज़ अपने आसपास और जो है जहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटीज़ हों, प्लीज़ वहाँ पे गंदगी ना रखें। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, खासकर SMHs में मैंने देखा कि कॉरिडोर में लोग रात को बैठते हैं, खाना खाते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, फिर वो वहाँ पे गंदगी रखते हैं। देखिए ठीक है, वहाँ पे है, सफाई वाले आते हैं, अगले दिन उठा लेते हैं, बट उससे क्या हो जाता है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है लोगों के लिए। मान लीजिए अगर यही DRDO कोविड फैसिलिटी सेंटर जो है, अब वहाँ पे वॉशरूम्स में जब यही हाल रहेगा, जब कंप्लेंट जाएंगी तो वहाँ पे अटेंडेंट्स को ऑब्वियसली वो मना कर देंगे। आज के डेट में मैंने वहाँ पे देखा 2 अटेंडेंट, 3 अटेंडेंट भी अगर होंगे तो उनके लिए बेड्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, मतलब एक अच्छी फैसिलिटी है, वो वहाँ पे आराम भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी है। लेकिन जब मान लीजिए कि जब ऐसी कंप्लेंट्स बार बार आएंगी कि वॉशरूम्स कमोड्स तोड़ रहे हैं, गंदगी रख रहे हैं, पूरे वॉशरूम जो है जो वॉश बेसिन्स में, जो हैंड वॉश बेसिन्स हैं, उनमें बर्तन धोते हैं, तो बताइए वहाँ पे अटेंडेंस को फिर मना कर देंगे। तो वो हमारी भी प्रॉब्लम है, वो आपकी भी प्रॉब्लम है, वो सबकी प्रॉब्लम है। तो बेटर है कि आप प्लीज़ सफाई का ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें। और एक बार फिर जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।